You're a superhero. हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैम छो वंस अगेन टू अंकित सर। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपको टाइटल में भी दिख रहा है कि हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल, यानी प्लेन वॉल के थ्रू कितना हीट कंडक्शन होता है। एक काफ़ी सही सिचुएशन समझा देता हूँ कि जब आप गर्मी में रूम के अंदर होते हो तो आपको थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। हाँ, फिर आपने क्या करवाया, आपने बाहर और अंदर दोनों साइड व्हाइट कलर का पेंट करवा दो तो गर्मी थोड़ी और कम लगेगी। जैसे कि सोच लो कि जब तक चाइना मोज़ेक नहीं था तब तक वो लोग छत पे क्या करते थे, तो व्हाइट कलर का पेंट करवाते थे, क्योंकि व्हाइट कलर गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से गर्मी कम लगती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप रूम के अंदर हो तो बाहर का जो भी हीट है, बाहर की हीट है ना, वो अंदर तो आ रही है पर थोड़ी सी कम होके आ रही है। समझ रहे हो, बाहर की हीट धीरे 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 अंदर आ रही है, यानी हीट कंडक्शन तो हो रहा है। पर वॉल के लिए आपने किस तरह से ब्रिक्स यूज किए हैं, कैसे सीमेंट है, किस तरह से मटेरियल है, कौन सी सीमेंट है, वो सब मटेरियल होता है। तो वहां पे कंडक्टिविटी तो अपना काम करता ही करता है। तो आज के ये वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब हीट कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल, यानी एक वॉल के अंदर से किस तरह से हीट कंडक्ट होती है, किस तरह से हीट पास आउट होती है। तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे ये हमारी वाई एक्सिस है। ओके, अगर ये वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे सरफेस नंबर 1 है और ये वॉल इतनी है, ये पूरी वॉल समझ लो इतनी वॉल है, ये वॉल की सरफेस नंबर 2 है। समझने के लिए क्या कर रहे हैं, हम वॉल को थोड़ा सा छोटा पार्ट में डिराइव कर रहे हैं इस तरह से, यानी उसको हमने डिवाइड किया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया वन काइंड ऑफ। फिर उसको मैं पूरे वॉल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये जो मैंने अप्लाई किया, ये पूरा वॉल की थिकनेस है x, तो ये जो छोटा पार्ट हुआ, ये छोटा पार्ट की थिकनेस हो गई dx, छोटे पार्ट की थिकनेस कितनी हो गई dx। अभी देखो, जब टेम्परेचर यहाँ पे इस तरह से हीट आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। सोच लो कि ये बाहर का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और अंदर का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर का ड्रॉप आ गया। समझ रहे हो, वॉल के थ्रू आपको 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का ड्रॉप आ गया। तो इतने सिचुएशन में सोचो, तो यहाँ पे टेम्परेचर का छोटा सा ड्रॉप, ये पूरा ड्रॉप है, वो है हमारा T टेम्परेचर ड्रॉप। टेम्परेचर का ड्रॉप कितना है, T है, पर यहाँ पे ये छोटा सा टेम्परेचर ड्रॉप है, उसको बोलेंगे हम dt। छोटा सा टेम्परेचर का ड्रॉप क्या बोलेंगे, dt। T कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, dt हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सोच लो कि सॉरी, यहाँ पे टोटल लेंथ L है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है x है, यानी हमने जो स्ट्रिप को अज्यूम किया है वो वॉल के एक एंड से उसका डिस्टेंस x हो रहा है और वॉल की पूरी लेंथ L हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, और ये जो वॉल है इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल k है। डन। ओके, सो सबसे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। जो लास्ट वीडियो में आपने समझा था, कार्टेशियन इक्वेशन क्या था, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। इतनी बात याद आ गई। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन हो रही है। जैसे कि सबसे पहले हमें बोला गया है कि स्टेडी स्टेट है, हीट कंडक्शन हो रहा है, हीट कंडक्शन में किसी भी तरह के स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, डेल टी अपॉन डेल टाउ, उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन। स्टेडी स्टेट के लिए हमने क्या किया, डेल टी अपॉन डेल टाउ को 0 कंसिडर किया। दूसरी चीज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है, y या z डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये जो चेंज है इसको 0 कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। यानी ये भी 0 हो गया है हमारा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हमने हीट जनरेटेड पर। यहाँ पे सिर्फ हीट पास आउट हो रही है, क्या अंदर को हीट खुद ब खुद जनरेट हो रही है?
नहीं, तो देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन, देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो जब अंदर हीट जनरेट नहीं हो रही है विच मीन्स Qg इज इक्वल टू जीरो, तो देन Qg बाई के ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली किसी भी चीज को जीरो से किसी भी चीज डिवाइड होती है तो वो जीरो ही बनेगी। तो हमारा जो कार्टेशियन कंडक्शन इक्वेशन था उसमें हमने ये भी जीरो बना दिया, ये भी जीरो बना दिया, अब ये भी जीरो हो गया। तो हमारे इक्वेशन में बाकी क्या रह गया, तो हमारे इक्वेशन में सिर्फ इतनी चीज बाकी रह गई है कि डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव को हमें दो बार, यहां पे दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दो बार डेरिवेशन है, डेरिवेशन को निकाल देना है, पूरा थिकनेस का फॉर्मूला लाना है। तो थिकनेस को फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें ये डेरिवेशन को निकालने के लिए दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ओके। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। ऑब्वियसली तो यहां पे सबसे पहले समझ लो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स का फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ऑटोमेटिकली एक डेरिवेशन निकल जाता है। और सामने जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा, पर हमें कांस्टेंट रखना है C1। याद है इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी इंटीग्रेशन होता है ना तो इंटीग्रेशन के साथ साथ एक कांस्टेंट लेके आता है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1। ओके, फिर से दो बार इंटीग्रेशन बोला था और हम अपने जुबान के पक्के हैं, एक बार बोल दिया तो एक बार बोल दिया, तो यहां पे दूसरी बार कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1। ओके, अब ध्यान रखना ये ऑटोमेटिकली हो गया T। अब यहां पे क्या होगा, C1 इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, C1 इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस C2। ओके, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। ओके, ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन। अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे मूव करते हैं। तो यहां पे t इज इक्वल टू, समझ लो इक्वेशन क्या बन गया, t इज इक्वल टू C1x प्लस C2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास C1 एंड C2 दोनों कांस्टेंट है, पर दोनों की वैल्यू तो लानी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू लाने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन मीन्स हम अलग अलग वेरिएंट को अप्लाई करते हैं। जैसे x 0 होता है तो C1 क्या मिलता है, t 0 होता है तो C1 क्या मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो वॉल थी जहां पे x इक्वल टू 0 था, तब वहां पे टेम्परेचर T1 था। सो फर्स्ट कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0, तब टेम्परेचर था T1। यस और नो? ओके, ये वॉल इस तरह से है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है जब x इक्वल टू L है। सो पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो t की जगह रख दो T1, C1 एज इट इज, x की जगह रख दो 0, C2 एज इट इज, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो T1 इक्वल टू C2, तो C2 इक्वल टू हो गया T1। चलो इसको साइड में कर दो। अब वापस आ जाओ ये वाले इक्वेशन पे। अब दूसरी बार बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी इनिशियल स्टेज पे थी, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारी लास्ट स्टेज पे होगी। ओके, तो लास्ट बाउंड्री सिचुएशन है x इज इक्वल टू L, तब टेम्परेचर बन रहा है T2। जैसे हमारा T1 था 28, T2 था 23, ये तो अजम्पशन था, पर ये 21 और 23 को हमने बोल दिया T1 T2। जब हम अपनी जीरो सरफेस से तब टेम्परेचर T1 था, जब हम L सरफेस पे पहुंचे तब टेम्परेचर T2 हो गया। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो T की जगह रख दो T2, C1 की जगह रख दो एज इट इज C1, x की जगह रख दो हम L, x की जगह क्या रख दिया L, और C2 की जगह क्या रखेंगे हम T1। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। सो T2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, C1L प्लस T1। अब हमें C1 को फॉर्मूला का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें C1 ही फाइंड करना है। तो C1L इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये T1 है, सामने जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बड़ा ऑब्वियस है। सो L तो C1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन L।
ये मिल गया मुझे C1। अब ये C1 और C2 की इसकी इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल इक्वेशन। समझ लो, इक्वेशन कुछ इस तरह से था, T इज इक्वल टू C1x प्लस C2। T इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है? दैट्स T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स प्लस C2 की वैल्यू है T1। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सो इस तरह से टेम्परेचर का चेंज होता है जब हम वॉल के थ्रू कंडक्शन करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे T ये हो रहा है, T बन गया हमें ये। अब वापस पहले इतना थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आप लोगों को फिर से आसानी हो जाए। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन के ऊपर से यहाँ पे 1 और 2, यानी यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 है, टेम्परेचर है T1 जिसको हमने अज्यूम किया था 28 डिग्री सेल्सियस। जब बाउंड्री कंडीशन से दूसरे एंड पे पहुंचते, जब x इक्वल टू L हो रहा है, तब टेम्परेचर हो गया था T2 जो हमने 23 अज्यूम किया था। अब हमने क्या किया, ये पूरा वॉल का टेम्परेचर चेंज समझना थोड़ा सा टफ बन जाता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो वॉल है इसको काफी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया और समझ लिया कि इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिप से ये पूरा वॉल बना हुआ है। समझ लो, 5 इस तरह से, ये एक स्ट्रिप में एक ब्रिक है, एक ईंट है। अब इस तरह से 5 ईंट से बनी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक ईंट को, एक ब्रिक को कंसिडरेशन में लिया है। तो ये जो हमने जो भी अज्यूम किया है, ये स्ट्रिप की थिकनेस हो गई dx और ये स्ट्रिप के ड्यूरेशन में टेम्परेचर का चेंज हो गया dt। सो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन डेल स्क्वायर टी अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा डेल टी बाई डेल टो, जिसमें ये दोनों ऑटोमेटिकली जीरो है क्योंकि वाई और जेड में कोई चेंज नहीं है, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, स्टेडी स्टेट इक्वेशन है। तो ये सब टर्म जीरो निकलने की वजह से हमें मिल गया डेल स्क्वायर टी अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बोथ साइड इंटीग्रेट करते गए तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिल गया टी इज इक्वल टू C1x प्लस C2। अब हमें C1 और C2 की वैल्यू लानी है, याद कर लो अपने मैथ्स 4 को। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दिए। पहले जब x इक्वल टू 0 है तो टेम्परेचर ये है, x इक्वल टू L हो रहा है तो टेम्परेचर ये हो रहा है, जिससे हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया, जिससे हमें क्या मिल गया, फाइनल इक्वेशन मिल गया। अभी रुक जाओ। मेन फॉर्मूला है फूरियर Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पे ये जो t की पूरी वैल्यू हमें यहां पे रखनी है, समझ रहे हो? ओके, क्योंकि एक बार आप फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ लेते हो ना, तो आपको फॉर्मूला इजीली याद भी रह जाएगा। ओके, एक बार आप फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ लेते हो तो आपको फॉर्मूला याद रह जाता है। तो फिर से Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। जब t की वैल्यू रखते हैं तो सबसे पहले हम dt बाई डी एक्स ढूंढ लेते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन L प्लस इंटू एक्स प्लस T1। चलो, अब जब यहां पे ये दोनों हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट है। क्यों? यहाँ पे कोई x दिख रहा है आपको? नहीं, टेम्परेचर x के ऊपर डिपेंड नहीं है अभी के लिए, तो इसको बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ये अंदर दूसरे को मिलेगा, इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ये डेरिवेशन लिख दिया, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ T1, पर ये भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन भी 0 हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली dt बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 1 हो जाएगा। तो मिल गई मुझे dt बाई डी एक्स की वैल्यू। अब ये dt बाई डी एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो Q इज इक्वल टू वैल्यू पे Q इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन L, T2 माइनस T1 अपॉन L। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, श्योर है? डन। अभी देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो Ka है ना, इसको नीचे जाने देते हैं। Ka को क्या करते हैं हम, नीचे जाने देते हैं। सो यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर देता हूँ, तो उस वजह से क्या हो गया, ये T1 प्लस हो जाएगा, T2 माइनस हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया T1 माइनस T2, और ये जो Ka है ना,
इसको हम वापस डाल देते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो इसको वापस डालते हैं नीचे, तो ये हो गया L अपॉन के ए, L अपॉन के ए। अब देखो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, थोड़ा सा ओम्स लॉ याद कर दो। तो ओम्स लॉ में हमारा था, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू अयर, V इज इक्वल टू अयर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, जहां पे I क्या था, इट्स अ करंट। व्हाट इज करंट? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। सेम सिचुएशन सोच लो कि जब करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पे फ्लो ऑफ हीट है ना। ओके, ये है V, V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली ये भी एक डिफरेंस है, तो यहां पे भी ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये भी डिफरेंस हो गया। यहां पे ये क्या हो रहा है? दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो रहे हैं। तो ये है रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो पूरा इक्वेशन है वो इक्वेशन थर्मली प्रूव हो रहा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। सो फॉर्मूला फिर से समझ लो, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला सिंपल सा है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल, where RTH thermal resistance is equal to L upon KA। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो ये कंडक्शन इक्वेशन हमारे वॉल के लिए है, और ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम वॉल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अभी वॉल का एक और केस समझ लो कि कई बार क्या होता है, नंबर्स ऑफ वॉल होती है। जैसे कि समझ लो यहां पे सबसे पहले एक वॉल है जो समझ लो कि ब्रिक से बनी हुई है, ठीक है। फिर यहां पे दूसरा कोई मटेरियल ऐड किया हुआ है, ओके, और उसके बाद वापस तीसरी वॉल भी ब्रिक से बनी हुई है। ऐसा सोच लो कि कोई तीसरा मटेरियल है, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो ये है L1, ये है L2, ये है L3, ओके। इसका है K1, K2, K3 आर द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3। बहुत काम का सम है, देख लेना। और यही आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये पूरा चैप्टर के सम्स इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ओके डन। अब सोच लो यहां से टेम्परेचर आता है T1, अब टेम्परेचर फ्लो होते होते कम होगा, यहां पे पहुंचते ही टेम्परेचर बन गया T2, आगे गया टेम्परेचर T3, T4, समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर। हीट फ्लो, हाँ हीट फ्लो ऑलवेज सेम रहती है, इसके लिए भी Q, इसके लिए भी Q, इसके लिए भी Q, पूरी सिस्टम के लिए हीट फ्लो तो सेम ही रहेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हीट फ्लो ऑलवेज सेम रहता है, ओके। रेजिस्टेंस, इसका क्रॉस सेक्शन है A1, A2, A3। सो यहां पे अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिकल थर्मल एनालॉजी ड्रॉ करूं, थर्मल एनालॉजी मींस क्या है कि यहां के उसको रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो ये है मेरे वॉल का रेजिस्टर नंबर 1, यानी पहली वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस इतना होगा। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंट है तभी तो हीट फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तभी तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3, और यहाँ पे देख लो कि तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, विच मीन्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डन। व्हाट इज R1? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट्स L अपॉन KA। पर जब फर्स्ट वॉल की बात करते हैं तो फर्स्ट वॉल के लिए L1 K1 A1, ओके। सिचुएशन सेम फॉर R2, L2 अपॉन K2 A2। सिचुएशन विल बी सेम फॉर R3, L3 अपॉन K3 A3। डन। सो यहां पे अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2 प्लस L3 अपॉन K3 A3, ओके। अभी हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R, थर्मल टेम्परेचर, थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। सो यहां पे
अगर सोच लो कि हम बात कर रहे हैं वॉल नंबर 1 से लेके 4 तक सब, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू बन जाता है आपका टोटल टेम्परेचर डिफरेंस T1 से ये वॉल तक, तो T1 माइनस T4 डायरेक्ट ले लो, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4, तो T2 T3 ऑटोमेटिकली सामने सबसे हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे, हम तो उड़ गए। तो यहाँ पे हो गया T1 माइनस T4 अपन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पूरे वॉल के अंदर यहां से लेके यहां तक 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला L1 अपॉन K1A1 प्लस L2 अपॉन K2A2 प्लस L3 अपॉन K3A3। चलो, तो इस तरह से हम सब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हीट फ्लो मिल जाएगा। अभी देखो यही हीट फ्लो हम सिर्फ ये पहली वॉल के लिए अप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू सिंपल T1 माइनस T2 अपॉन R1। अगर हम दूसरी वॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो T2 माइनस T3 अपॉन R2। अगर तीसरी वॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो T3 माइनस T4 अपॉन R3। ओके, अगर दो वॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T3 अपॉन R1 प्लस R2। समझ रहे हो? तो हर एक में आपको Q मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है, फाइनल टेम्परेचर दे दिया है और इंटरमीडिएट टेम्परेचर ढूंढने का समय आता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। डन है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है ये पूरा आपका 1 शॉट का वीडियो है, 1 शॉट का वीडियो विच मीन्स यहाँ पे डेरिवेशन आपने लास्ट वीडियो में समझा था। इस वीडियो में आपने ये पूरा 1 शॉट समझ लिया है कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और साथ में कुछ नया भी ऐड करना है, वो भी मैं समझा देता हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। You're a superhero.